हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे इजराइल के खिलाफ हुआ भारत लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक पर हमले का विरोध। 34 देशों के बयान का दे दिया भारत ने साथ। दोस्तों वही बताएंगे चीन का मुकाबला करने के लिए भारत बनाएगा परमाणु पनडुब्बियां, इस देश से खरीदेगा ड्रोन। तो वहीं पाकिस्तान में 16 अक्टूबर तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है कारण, क्यों लॉकडाउन लगा पाकिस्तान में। तो वहीं 54 वर्षीय उमर अब्दुल्ला इतने अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद का शपथ संभालेंगे जम्मू कश्मीर। तो वहीं भारत ने उठाया हिंदुओं पर हमले का मुद्दा, तो लाइन हाजिर आए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उसी दिन पहुंचे ढाकेश्वरी मंदिर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत के बयान के बाद थर थर कांपते दिखाई दिए हैं मोहम्मद यूनुस। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए साथ ही साथ विकसित बनते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां इजराइल के खिलाफ हुआ अपना भारत लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले का हो रहा था विरोध, जहां इन 34 देशों के बयान का भारत ने दे दिया साथ। बता दें लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल में अपने सैनिक भेजने वाले 34 देशों ने शांति सैनिकों पर इजरायली हमलों की निंदा की है। एक संयुक्त बयान में 34 देशों ने सभी पक्षों से UNIFIL यानी यूनिफिल के मिशन का सम्मान करने और अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हालांकि संयुक्त बयान में सूचीबद्ध 34 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है, लेकिन बयान जारी होने के तुरंत बाद उसने कहा कि वह पूरी तरह से इसके साथ है। भारत के 903 सैनिक यूनिफिल के तहत लेबनान में तैनात है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन में ने एक्स पर लिखा कि एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देश के रूप में भारत 34 यूनिफिल सैन्य योगदानकर्ता देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान के साथ पूरी तरह से जुड़ता है। शांति सैनिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा प्रस्तावों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोस्तों वही बता दें चीन का मुकाबला करने के लिए भारत बनाएगा परमाणु पनडुब्बियां, खरीदेगा अमेरिकी ड्रोन। बहुत बड़ी खबर, भारत ने अपनी सुरक्षा और सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 2 परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां बनाने और 31 अमेरिकी ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। इस योजना की कुल लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन की क्षेत्रीय सैन्य ताकत का सामना करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई। हालांकि अधिकारियों ने इस फैसले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपनी पहचान गुप्त रखी है। भारत में ये पहली बार होगा जब स्थानीय शिपयार्ड में परमाणु संचालित पनडुब्बियां का निर्माण होगा। ये पनडुब्बियां पारंपरिक हथियारों से लैस होंगी। परमाणु पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कई गुना बेहतर होती है, क्योंकि वे अधिक तेज होती है, लंबे समय तक पानी में रह सकती है और इनका आकार बड़ा होता है, जिससे अधिक हथियार और आपूर्ति ले जाई जा सकती है। परमाणु पनडुब्बी तकनीक अब तक केवल कुछ ही देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रशिया के पास थी। ऑकस साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका भी ऐसी पनडुब्बियां बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अपनी भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। वहीं बता दें पाकिस्तान में 16 अक्टूबर तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। न विवाह समारोह होगा और न ही कोई पार्टी होगी। जी हां, पाकिस्तान में आगामी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए यानी SCO समिट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 से 16 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके तहत विवाह हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लबों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोई सार्वजनिक आयोजन, ना तो विवाह समारोह होगा और ना ही कोई पार्टी या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति होगी। ये सख्त कदम SCO सम्मेलन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री के साथ चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने वाले हैं। सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान की सरकार ने सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए सुरक्षा की कड़ी जिम्मेदारियां सेना को सौंप दिया। स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को सीधे सैन्य अधिकारियों के अधीन काम करने का निर्देश दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 10,000 से अधिक सैनिक और कमांडो तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। दोस्तों इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक को अपने पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, जिसके लिए लॉकडाउन तक लगाया गया है। दोस्तों आपको याद होगा गोवा में पणजी में भारत का SCO समिट हुआ था, जिस समय पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो भी आया था और बड़े बड़े दोस्तों देश के विदेश मंत्री आए थे। लेकिन इतना बड़ा समिट करवाने के लिए भारत ने कोई ऐसी बड़ी जानकारी नहीं दी कि इतनी सेना बुलानी पड़ेगी, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बड़ा ही आरामदायक दोस्तों हर चीज हो गया। कुछ सेना लगा करके, सिक्योरिटी गार्ड्स लगा करके दोस्तों हमने SCO समिट करवाया है और पाकिस्तान को पूरा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता है कि उन्होंने आतंकवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, आतंकवादियों को इतना पाल लिया है कि कब किस घर से कौन आतंकवादी निकल के हमला कर दे, इसीलिए लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है।
है। आज पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान से ही नहीं संभल पा रहे हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें 54 वर्षीय उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, संभालेंगे जम्मू कश्मीर। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। वही उमर अब्दुल्ला एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम आते ही एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया था। उमर अब्दुल्ला दोबारा जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक चला, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास का दौर था। उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक करियर 1998 में लोकसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई और अंततः वे केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता सहित कई प्रमुख पदों को संभाला। वहीं अब मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गठित हो रही नई सरकार की कमान उमर अब्दुल्ला संभालने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, कह दिया कि घर वापस लौटने का समय आ गया है। कश्मीरी पंडितों पर फारूक अब्दुल्ला ने यह बड़ा बयान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों की वापसी का आह्वान किया। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने शुक्रवार को पार्टी बनाने का दावा किया। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के सवाल पर कहा कि वो और उनकी पार्टी और कश्मीरी पंडितों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में पलायन के दौरान अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भाई बहन यहाँ से चले गए हैं वे घर वापस आएंगे। अब समय आ गया है कि वे अपने घर लौट आएं। अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की नीति बताते हुए कह दिया कि हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव नहीं करती है, हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। हम केवल कश्मीरी पंडितों के बारे में ही नहीं बल्कि जम्मू के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लौटने का निमंत्रण देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सभी के लिए जगह है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद उदारवादी बनते दिखाई दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों? तो वही बता दें सांसद इंजीनियर राशिद 15 अक्टूबर तक नहीं जाएंगे जेल, फिर बड़ी अंतरिम जमानत की तारीख। दोस्तों जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की एक बार फिर अंतरिम जमानत बढ़ गई है। बारामूला लोकसभा से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। राशिद को सबसे पहले 2 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, इसके बाद अब तीसरी बार राहत मिली है। इससे पहले अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई थी, इससे पहले 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली थी। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें यह जमानत दी गई थी। ऐसे में अब 15 अक्टूबर तक राशिद जेल नहीं जाएंगे। जी हाँ, मालूम हो कि टेरर फंडिंग के केस में 10 सितंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को उन्हें सरेंडर करना था। राशिद विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वो प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, भारत ने उठाया हिंदुओं पर हमले का मुद्दा तो लाइन पर आए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उसी दिन पहुंचे ढाकेश्वरी मंदिर। बता दें बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के बीच देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार 12 अक्टूबर को ढाका स्थित ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। मंदिर में समारोह के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार बांग्लादेश को इस तरह बनाना चाहती है जहां हर नागरिक के अधिकार सुनिश्चित होंगे। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ढाका में एक अन्य प्रमुख दुर्गा पूजा पर हमले की खबर आई। इससे पहले कल शनिवार को भारत ने बांग्लादेश में शुक्रवार को तांती बाजार की घटना और सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में सोने के मुकुट की चोरी का हवाला देते हुए दुर्गा पूजा मंडपों पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई थी, जिसके बाद भागे भागे ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगली खबर जहां जर्मन चांसलर और स्पेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भारत सबसे बड़े पनडुब्बी प्रोजेक्ट PI-75 के लिए लगाएंगे दाम। दोस्तों भारतीय नौसेना इस समय एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP प्रणाली की पनडुब्बी हासिल करने के लिए तेजी से जोर लगा रहा है। भारतीय नौसेना के इस सबसे बड़े पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम को प्रोजेक्ट 75 या 75 PI नाम दिया गया है, जिसके लिए 2 देशों जर्मनी और स्पेन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस महीने के अंत में होने वाले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के भारत दौरे को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज सबसे पहले 25 अक्टूबर को एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली पहुंचेंगे, जिसमें जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी शामिल होंगे। द प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्कोल्ज अगले दिन रवाना होंगे। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर को 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। दोनों देश भारतीय नौसेना के 6 नई पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की मेगा डील के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वहीं बता दें पड़ोसी देश का बड़ा एजेंडा पाकिस्तान के मंत्री ने नाम लिए बिना भारत के खिलाफ उगल डाला जहर। PTI के प्रदर्शन पर भी कह दी बात। दरअसल पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप
लगाते हुए हमला बोला। भारत का नाम लिए बिना पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान हम साया मुल्क यानी पड़ोसी देश का एजेंडा एससीओ सम्मेलन में बाधा पहुंचाने का है। इकबाल ने 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की संसद के पास इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन की अपील की आलोचना की और इसे पड़ोसी देश और पाकिस्तान विरोधियों के एजेंडे के अनुरूप बताया। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल ने कहा कि पीटीआई विरोध प्रदर्शन करके चाहती है कि दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा न देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस और प्रदर्शन वाला चेहरा देखने को मिले। उन्होंने सवाल किया कि पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है, क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे पड़ोसी मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतने बड़े मंच पर जगह क्यों बना रहा है। पीटीआई को जवाब देना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली बिना भारत का नाम लिए भारत को बुरा भला कहने की कोशिश की है। दोस्तों इस पाकिस्तान के मंत्री ने भारत पर जहर उगलने की कोशिश की है। कोशिश क्या, उगल ही दिया है। दोस्तों ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तान के मंत्री को? तो वहीं बता दें, इंडिया ने चीन के खिलाफ की अटैक सबमरीन की तैयारी तो पाकिस्तानी क्यों देने लगे? शहबाज शरीफ को यह सलाह की भारत को मना ले तो दुनिया की आवश्यकता ही नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान की तरक्की के सवाल पर एक पाकिस्तानी ने कहा कि अगर हम सिर्फ भारत से ट्रेड कर लें तो हमें किस दुनिया में किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। चीन भारत के लिए कोई खतरा ना पैदा कर सके, इसके लिए भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। भारत ने बुधवार को 2 अटैक सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान की जनता से सवाल किया कि पाकिस्तान भी अपने डिफेंस सिस्टम पर पैसे खर्च कर रहा है, फिर भी भारत से बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा? तो पाकिस्तानी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान तभी बेहतर हो पाएगा जब यहाँ के लोग सिर्फ भारत से ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान को दुनिया में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में इन पाकिस्तानियों के जवाब पर आपकी क्या राय है? दोस्तों वहीं बता दें, इजराइल ने हमला किया तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। जी हाँ, ईरान ने दुनिया को दिखाया परमाणु खतरे का डर। खामेनेई के खास ने बताई रेड लाइन। दरअसल इजराइल के साथ जंग की कगार पर खड़े ईरान ने अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया तो तेहरान अपने परमाणु सिद्धांत को बदल सकता है। ईरानी अधिकारी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 1 अक्टूबर के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को लेकर ईरान को करारा जवाब देने की कसम खाई है। जी हाँ, इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल ने ईरान से बदला लेने का ऐलान किया है। हालांकि जवाबी हमला किस तरह होगा इस बारे में जानकारी नहीं है। तो वही बता दें, अमेरिका का बहुत बड़ा कदम, इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरान के खिलाफ लगाए नए प्रतिबंध। जी हाँ, अमेरिका ने इजराइल पर ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को करीब 180 मिसाइलें दागे जाने के जवाब में शुक्रवार को उसके यानी ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर नई पाबंदियों की घोषणा कर दी। ईरान ने कहा था कि इजराइल ने हाल के सप्ताह में लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो एक के बाद एक भीषण हमले किए, उसी के जवाब में उसने उस पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह तब से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है जब गाजा में लड़ाई शुरू हुई थी। अमेरिका ने शुक्रवार को जिन पाबंदियों की घोषणा की है उनमें ईरान के तथा कथित जहाजों के गुप्त बेड़े तथा संबंधित कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। जी हाँ, साथ ही वहीं आपको बता दें, अजरबैजान में होने जा रहा जलवायु परिवर्तन पर महासम्मेलन COP29 कहां खड़ा है, यहां भारत क्या है चुनौतियां उनके सामने? बता दें, अजरबैजान में अगले महीने 11 नवंबर से जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें भारत को अपने महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा संबंधित लक्ष्य और स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक बनने की क्षमता हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। भारत अपने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन यानी जीवाश्म ईंधन से साफ ऊर्जा में बदलाव की यात्रा के एक महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़ा है। भारत की वर्तमान में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 150 गीगावाट है। जी हाँ, वहीं बता दें, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हुए प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद, कहा उनमें विचित्र तरह की सूक्ष्म ऊर्जा है। जी हाँ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब अनलीशेड में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी से पहले मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी में विचित्र तरह की सूक्ष्म ऊर्जा है। उन्होंने भारत ब्रिटेन के संबंधों को लेकर लिखे गए एक अध्याय में जिक्र किया है कि भारत के साथ ब्रिटेन के मुख्य मुक्त व्यापार समझौते के लिए मोदी सरीखे मित्र की आवश्यकता थी, जो कि उन्हें पहली मुलाकात के दौरान महसूस हुआ। अपनी किताब में ब्रिटेन और भारत नामक अध्याय में जॉनसन ने लिखा कि 2012 में जब वो लंदन के मेयर थे तो भारत में महापौर व्यापार प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन आए थे। इस दौरान ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना मिलने के लिए कहा था, क्योंकि वे हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। इसके कुछ साल बाद जब वो मोदी से सिटी हॉल कार्यालय के बाहर मिले तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जॉनसन ने किताब में लिखा कि पीएम मोदी ने मेरा हाथ उठाया और हिंदी में कुछ बोला, मुझे वो समझ नहीं आया। उनसे हाथ मिलाने के दौरान मुझे विचित्र सूक्ष्म ऊर्जा का एहसास हुआ। मुझे लगता है कि वो परिवर्तन निर्माता है जिनकी हमारे रिश्ते को आवश्यकता है। जी हाँ, और भी बहुत कुछ कहा इन्होंने। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। ऐसे में उनको थैंक यू कहना तो बनता ही है। वहीं बता दें, पाकिस्तान सरकार के इमरान खान को चेतावनी, कहा एससीओ सम्मेलन में पीटीआई ने किया विरोध तो
करेंगे बल का प्रयोग। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई को चेतावनी दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर पार्टी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया तो बल का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने यात्री वाहन पर कर दी गोलीबारी, 11 लोगों की मौत, 6 घायल। जी हाँ, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम पख्तूनख्वा प्रांत में एक यात्री वाहन पर अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। ये घटना शनिवार को कुर्रम जिले के कंज अली जई इलाके में हुई जो अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक है। स्थानीय उपायुक्त के मुताबिक हमलावरों ने यात्री वाहन पर अचानक गोलीबारी की जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई और 6 घायल हो गई। इन घायलों में एक महिला भी शामिल है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए खोज अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान के रास्ते तुर्की तक ट्रेन क्यों दौड़ाना चाहता है पाकिस्तान? चीन की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्या है प्लान बता दें। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ रेल रोड संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तुर्की की संसद के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच रेल मार्ग संपर्क में सुधार की अपील की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक तुर्कमेनिस्तान में हुई। तुर्की से ईरान के रास्ते पाकिस्तान को जोड़ने वाली इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद यानी ITI अंतर्राष्ट्रीय रेल संपर्क सेवा को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। ITI रेल परियोजना हालांकि परवान नहीं चढ़ सकी और इसे स्थगित कर दिया गया। एक दशक बाद 2021 में फिर इसे पुनर्जीवित करने को लेकर तीनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई थी। तो वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के डॉक्टर ने दी बड़ी जानकारी। कमला हैरिस पूरी तरह से स्वस्थ हैं, राष्ट्रपति पद के लिए सक्षम है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के स्वास्थ्य पर उनके डॉक्टर ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सेना के कर्नल और उपराष्ट्रपति के डॉक्टर जोशुआ सिमंस ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की जानकारी दी। रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया गया। डॉक्टर सिमंस ने बताया कि हैरिस एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली जीती है। उनका हालिया स्वास्थ्य परीक्षण इस साल अप्रैल में किया गया था और ये सामान्य पाया गया है। डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि हैरिस राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। ये जानकारी सामने आने के बाद अब हैरिस के समर्थक रिपब्लिकन पार्टी के नेता और उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर सवाल उठा सकते हैं और उसके हैरिस की तुलना कर सकते हैं। ट्रंप ने बीते वर्षों में अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत कम जानकारियां साझा की हैं। वहीं बता दें, पेजर ब्लास्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा, ईरानी कंपनी ने खरीदा था हिजबुल्लाह के लिए धमाके वाला सामान। दोस्तों, लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरानी कुदस फोर्स के एक पूर्व अधिकारी ने सरकारी टीवी चैनल पर शनिवार को दावा किया कि एक ईरानी कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए वो पेजर्स खरीदे थे। हालांकि बाद में उसी चैनल ने किसी ईरानी कंपनी द्वारा ऐसी खरीदारी की खबर का खंडन किया। पिछले महीने इन पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट के कारण हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मौत की नींद सुलाया गया था। समाचार सेवा ईरान से बात करते हुए कुदस फोर्स के पूर्व डिप्टी कमांडर मसूद असदुल्लाही ने ये बात कही। तो वहीं बता दें, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर किया हस्ताक्षर। जैव ईंधन को मिलेगा नया रूप। जी हां, भारत ने जैव ईंधन को नया रूप देने के लिए एक अनोखी पहल की और अपना कदम आगे किया है। G20 में कई मेजबान देशों के साथ शुरू की गई पहल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ अब भारत ने समझौते पर पत्र हस्ताक्षर किए हैं। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा किया। भारत सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से अब जैव ईंधन को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में सरेआम गोली मारकर कर दी गई हत्या। 2 हमलावरों को कर लिया गया गिरफ्तार। दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उनको गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनको सीने और पेट में 2-3 गोलियां लगी है। वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई है। दोस्तों, जिन 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। अपने पार्टी नेता पर फायरिंग की सूचना मिलने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अस्पताल में फोन करके डॉक्टर से उनकी हालत पूछी। उनके पार्टी के कई नेता बाबा सिद्दीकी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि अपराधियों पर होगा सख्त एक्शन। जी हां, उन्होंने बताया कि इस मर्डर में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी हरियाणा के शूटर हैं। इस मामले के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। उन्होंने मुंबई के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सूत्रों के अनुसार फरार आरोपी की तलाश में यूपी एसटीएफ और हरियाणा पुलिस की CIA से संपर्क किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो वहीं बता दें, इस हत्या पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कानून व्यवस्था पर उठा दिया सवाल। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी निंदा की। ओवैसी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि एक ही दिन में 2 मौतों की खबर वाकई बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी
मुर्गी की हत्या बेहद निंदनीय है। ये महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। अल्लाह उन्हें मागफिरत अदा करे। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो वहीं आपको बताते, दशहरा रैली में खूब बरसे उद्धव ठाकरे बीजेपी पर, कह दिया बीजेपी कौरवों की तरह अहंकार की आती है बूजी। हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में दशहरा रैली हर साल राजनीतिक हलचल का केंद्र बनती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के दो प्रमुख चेहरे आज दो अलग अलग जगहों पर रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में जोरदार हुंकार भरते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार केवल वोटों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनवाई और मूर्ति ढह गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे वादा करता हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र के हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनवाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए वोट बैंक हैं, लेकिन हमारे लिए वो भगवान हैं। तो वहीं उसने कहा कि आरएसएस को आज की हाइब्रिड बीजेपी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आत्म मंथन करना चाहिए कि क्या वो अब भी इसके साथ सहमत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कौरवों की तरह है जिससे अहंकार की बू आती है, बदबू आती है। मैंने भाजपा से इसलिए नाता तोड़ लिया क्योंकि मैं हिंदुत्व के उसके स्वरूप में विश्वास नहीं करता। वैसे में दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया, तो वहीं आपको बता दें, जिनको नहीं मालूम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आतंकियों की पार्टी बता दिया है। दोस्तों, अर्बन नक्सल वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तीखा पलटवार किया है। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी पार्टी को अर्बन नक्सल गिरोह द्वारा चलाए जाने संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार किया। शनिवार को खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। खड़गे ने कहा कि वे लिंचिंग करते हैं और लोगों को पीटते हैं, एससी एसटी समुदायों के लोगों पर अत्याचार करते हैं। खड़गे ने यह तीखा वार तब किया जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली पार्टी कहा था। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, आरएसएस के 100 साल हुए पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा संघ में राष्ट्र के लिए अटूट सेवा का भाव है। जी हां, आरएसएस ने अपने गठन के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी समेत बीजेपी का कई दिग्गज नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में आरएसएस की खूब तारीफ की और राष्ट्र के प्रति अटूट सेवा का भाव रखने वाला संगठन बताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए आरएसएस की सराहना की। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली खबर में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत